अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है के नारे लगते हुए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जब से नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनी है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, एक यू टर्न की सरकार बन गई है। पहले ये सरकार और पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम फैसले वापस नहीं करते, लेकिन अब लगातार पिछले दिनों हम देख रहे हैं, अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए वक्फ बिल जो है वो चला गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट वापस हो चुका है। इसके अलावा लेटरल एंट्री को लेकर जो इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष तरीके से अपनी तरह के, अपनी विचारधारा के लोगों को बाबू बनाकर, सचिव बनाकर लाने का काम जो किया जा रहा था, करने की कोशिश हो रही थी, वो भी वापस हो चुका है लेटरल एंट्री का। इसके अलावा अब नया जो फैसला हुआ था यूपीएस को लेकर, जो पेंशन स्कीम है उसको लेकर, वो भी वापस हो चुका है। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भाजपा की जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी वो लिस्ट भी डिलीट कर दी गई। अब नए सिरे से लिस्ट आई है और इसको लेकर घमासान जो जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर भाजपा है उसमें शुरू हो चुका है। तो ये तो बात रही यू टर्न की कि बिल्कुल नई नई सी सरकार है, पूरी तरीके से बदले बदले सरकार नजर आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस सरकार में जो ख़त्म नहीं हो रही है, जो कम नहीं हो रही है, जिसका जहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वो है मुस्लिम विरोधी नफ़रत, मुस्लिम विरोधी हिंसा। वो भी इस स्तर की हिंसा कि आप ये देखिए कि सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, ये कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हो रहा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है कि आपस में हिंदू मुस्लिम पड़ोसी लड़ रहे हैं। ये सीधे सीधे प्रशासन, पुलिस बनाम भारत के मुसलमान, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी प्रशासन इस तरह से मैदान में आ गया है कि वो ऐसा लगता है कि भारत का कानून और भारत का संविधान नहीं मानता। राहुल गांधी जी वैसे तो लगातार ये कहते रहे हैं, अभी भी उनका ताज़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इतना साबित हो चुका है कि भारत की जनता की आवाज़ को, उसके संदेश को सुनना होगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री ज़रूर बने हैं, लेकिन इस चुनाव का संदेश है कि उन्हें संविधान के मातहत काम करना पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस और बीजेपी की पूरी जो एनडीए सरकार है, ये संविधान के ऊपर नहीं, संविधान के नीचे, यानी संविधान सर्वोपरि रहेगा। लेकिन जब बात आती है भारत के मुसलमानों की, उनके खिलाफ जिस तरह की विभाजनकारी नीति, जिस तरह की हिंसक नीति, मैं कहूँगी नफ़रत भरी नीति, जो बुलडोज़र के तले मुसलमानों के घर, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी आवाज़, उनके अधिकार और उनकी आज़ादी को कुचला जा रहा है, हर कोई खड़े होकर तमाशा देख रहा है। चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो भारत का विपक्ष हो, भारत की अदालतें हों, भारत के पत्रकार हों, भारत की सिविल सोसाइटी हो। ऐसा लगता है कि जब बात आती है भारत के मुसलमानों की तो इस देश की अंतरात्मा मर जाती है। क्या मैं ये कह सकती हूँ? अब आप देखिए, ये नया मामला आया है, ये है मध्य प्रदेश का। पुरानी कहानियाँ तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन नया मामला सुन लीजिए। मध्य प्रदेश का ये मामला आया है, वहाँ के छतरपुर इलाके का, जहाँ कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने नेता, जो ज़िले के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, उनके घर को ज़मींदोज़ कर दिया गया। और इस ज़मींदोज़ घर का बाकायदा तमाशा हुआ। ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में कोई काम हो गया कि किसी ने देखा नहीं, शहजाद अली को पता नहीं चला कि उनका घर कब टूट गया। ये वीडियो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, आपका दिल दहल जाएगा कि कितने प्यार, कितने अरमान, कितने सपनों से अलग अलग रंग लगा के पूरा एक महलनुमा घर शहजाद अली ने अपना बनाया, जिसको सरकारी बुलडोज़रों ने आके किस तरह से तार तार कर दिया, एक एक ईंट किस तरह से गिरा के उनके परिवार की ज़िंदगियों पे ये बुलडोज़र चला दिया। इसके अलावा अगर सिर्फ ये घर की ही बात होती तो अलग बात है, वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वहाँ जो कारें खड़ी हुई थी, उनको भी चकनाचूर कर दिया गया। ये सब कुछ बाकायदा अच्छे, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कैमरों से ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि भारत और दुनिया ये देख सके कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो तो उसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो। ऐसा लगता है कि टीवी स्क्रीन पर इस तरह से बैठने के लिए और देखने के लिए हम मजबूर हैं कि जब जुल्म हो रहा हो एक समुदाय के खिलाफ, वो भी मैं कहूँगी, फिर वही कह रही हूँ मैं, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक जो तादाद में ज़्यादा हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ और वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये सीधे तौर पर सरकारी महकमा, सीधे तौर पर सरकारी मशीनरी, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, भारत के मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें ऑपोजिशन की आवाज़ निकलती है तो धीमी सी निकलती है।
पत्रकार तो आप जानते हैं, जो मुख्य धारा का मीडिया है वो तो सीधे सीधे इसको कहता है कि इंसाफ हो रहा है, आपने स्टोन पेल्टिंग की है, आपने पत्थरबाजी की है तो आपका घर तोड़ा जाएगा। अब ये कौन सा, कहाँ, किस कानून की किताब में लिखा है ये नहीं बता सकते। अदालतें देखिए हमारी पूरे तरीके से खामोश हैं। ये निडर होकर बिल्कुल धड़ल्ले से ये नाइंसाफ़ी हो रही है, भारत के संविधान पे बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है। कुछ जो बारीक और हल्की फुल्की आवाज़ें आई हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। इसके अलावा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है, क्यों ऑपोजिशन के मुंह से मुसलमान नाम का शब्द नहीं निकलता। अभी भी उसे ये डर लगता है कि वोट पोलराइज हो जाएगा। यानी अभी सोचिए चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें साफ तौर पे भारत की जनता ने संदेश ये दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम राजनीति को पसंद नहीं करता। सिर्फ एक छोटा तबका अभी भी ऐसा बाकी है जो शहरी है, अपर कास्ट है, मिडिल क्लास है और अपर क्लास है। वो अपर कास्ट है और मिडिल क्लास है, वो जो इसको समझता है अभी भी भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है भाजपा तमाम दूसरे मुद्दों पर, जो जिनमें से ज़्यादातर आर्थिक मुद्दे हैं, उनमें यू टर्न ले रही है, अपने फैसलों को वापस ले रही है इस दबाव में कि ऑपोजिशन इस पे हंगामा ना करे और फिर चुनाव आने वाले हैं। लेकिन एक खंबा पकड़कर बीजेपी और नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी सीधे तौर पे पकड़े हुए हैं, वो ये कि हमारा जो आखिरी वोट बैंक बचा हुआ है वो है मुस्लिम विरोधी राजनीति पर आधारित। तो अब ये शहजाद अली की आप कहानी सुन लीजिए। छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। ये हाजी शहजाद अली इनका नाम है। इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे आदमी थे, रिक्शा चालक थे, या ये कोई जिनकी पंक्चर की दुकान, अक्सर कहा जाता है कि अब्दुल पंक्चर वाला, ये अब्दुल पंक्चर वाला नहीं, ये शहजाद अली थे बंगले वाले। तो बंगले वाले शहजाद अली का आप ये देखिए कि बंगला यहाँ पर तोड़ दिया गया है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी खिलाफ ये उनके खिलाफ एक बयानबाजी की गई थी। ये बयानबाजी हुई थी महाराष्ट्र में। ये एक व्यक्ति हैं, रामगिरी महाराज नाम के व्यक्ति, इन्होंने अपमानजनक भाषण दिया था पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। नासिक की ये घटना है। ये मैं आपको ये बयान नहीं दिखाना चाहती, मैं फिर नहीं चाहती कि फिर उस तमाम अपमानजनक जो चीज़ें कही हैं उससे फिर आप दो चार हों, फिर दोबारा उसको सुने। इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए, बदमाश एलिमेंट्स घुस गए, जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और पत्थरबाजी में यहाँ 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, बाकी उस तरफ भी लोग घायल हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि और इसके अलावा 150 लोगों को इसमें उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 30 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें शहजाद अली, जिनका घर तोड़ा गया, उनके भाई फयाज़ अली भी हैं। शहजाद अली ने अपना पक्ष रखा है इस मामले में और वो ये कह रहे हैं कि जब स्टेशन इंचार्ज, जो पुलिस जब लोगों को रोक रहे थे तो एक तरह की झड़प हो गई दोनों के बीच में। और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग वहाँ पत्थरबाजी करने लगे। इन्होंने इस बात को कबूला है कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। मैंने पुलिस के आदेश पे, क्योंकि इलाके के ये बड़े आदमी थे और आप जानते हैं कि जब भी किसी शहर या कस्बे में इस तरह का कोई घटनाक्रम पेश होता है तो उसी समुदाय के जो इज़्ज़तदार और बड़े इस तरह के लोग होते हैं, जिनकी बातें दूसरे लोग सुनते हैं, उन्हीं को पुलिस शामिल करती है। यहाँ तक कि दंगों के बाद भी जो पीस कमेटीज़ बनाई जाती हैं, उनमें भी इस तरह के असरदार लोगों को रखा जाता है, जिनकी समुदाय के बाकी लोग उनकी बातें सुनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैंने पुलिस के ही कहने पर इन लोगों को रोकने की कोशिश की और मैंने रोका, मुझे भी पत्थर लगा और मुझे चप्पल भी लगी। इस पूरे मामले में दोनों तरफ से, यानी वो ये कह रहे हैं पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही थी। शहजाद अली का बयान है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही थी और इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए मैं वहाँ से चला गया। अब पुलिस ने मेरे ही खिलाफ मामला दर्ज करके मेरा ही घर तोड़ दिया और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने सीधे तौर पर भ्रमित करने का, मिसलीड करने का काम किया है मुख्यमंत्री को इस बारे में। अब ये पूरा का पूरा सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है। पहली बात, सवाल नंबर 1 कि क्या अगर मान लेते हैं पत्थरबाजी का आरोप लगा तो ये आरोप अदालत जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर इस मामले में गिरफ्तारी होनी है तो गिरफ्तारी होगी, अगर इस मामले में सज़ा होनी है तो सज़ा होगी। अगर उन्होंने पत्थरबाजी की, इन लोगों ने, चलिए मान लेते हैं, मैं कहती हूँ शहजाद अली ने भी पत्थरबाजी की, तो शहजाद अली को भारत के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी ना। तो फिर पुलिस ये क्यों कह रही है कि अलग अलग, आप ये देखिए, ये जो आर्टिकल वायर में छपा है बहुत बेहतरीन, ये एक आर्टिकल अपूर्वानंद ने लिखा है, उनकी जो उन्होंने दलील दी है उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन उसी का ये हिस्सा है जो ये कहता है कि कौन सा कानून का हिस्सा
कौन से कानून का प्रावधान है कि अगर पत्थरबाजी हुई है तो उसमें किसी का घर तोड़ दिया जाए। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कहा प्रशासन ने कि ये सरकारी ज़मीन पे बना हुआ था शहजाद अली का घर। फिर उसके बाद कहा गया कि ये जो वाटर बॉडी है उसके बहुत नज़दीक बना हुआ था, और उसके बाद ये कहा कि हाँ, ज़मीन तो शहजाद अली की थी लेकिन जो नक्शा है वो पास नहीं हुआ था और इसलिए घर तोड़ दिया गया। अचानक एक व्यक्ति के ऊपर अगर पुलिस आरोप लगाती है तो फिर ऐसा कैसे होता है? कौन सी जादुई ताकत है कि घंटों के अंदर ही पुलिस को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये मकान गैर कानूनी है, ये दुकान गैर कानूनी है, ये बस्ती गैर कानूनी है। कभी पता चलता है कि उदयपुर में, राजस्थान में हम देखते हैं कि जंगल की ज़मीन पे, वन विभाग की ज़मीन पर ये मकान बना हुआ था और इसलिए हमने तोड़ दिया। कसूर था जो किराएदार है उसके एक नाबालिग बेटे का। आपको याद है वो किस्सा जिसमें वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो बच्चा मर भी गया जिसको चाकू मारा गया था। स्कूल में दो हाई स्कूल के दोनों ये छात्र थे, 15 साल इनकी उम्र थी। दोनों में आपस में कोई मसला हुआ और उसके बाद एक ने दूसरे को चाकू मार दिया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस बच्चे की मौत भी हो गई। लेकिन जिस बच्चे के साथ जिस बच्चे का घर तोड़ा गया वो उस घर में किराएदार था जिसमें 4 दूसरे परिवार भी रहते थे। तो ये जो लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है कि अगर किसी मामले में दोषी नहीं बल्कि आरोपित होता है कोई मुस्लिम व्यक्ति तो सीधे सरकारी बुलडोज़र जाके उसको ढा देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है, पूर्वानंद आगे ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये बात कह रहे हैं कि ये अप्रूव नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा ये घर जो ढा दिया गया, ये अथॉरिटीज़ से अप्रूव नहीं हुआ था, ये प्रॉपर नोटिस इसमें नहीं दिया गया। इसको लेकर ये जो कार्रवाई हुई है पूरी तरीके से गैर कानूनी समझी जानी चाहिए, लेकिन अदालतें आप देखिए इस पर खामोश हैं। आगे अपूर्वानंद जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं वो ये कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि 2014 से लेकर और जो 2024 तक का नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये सफ़र था, इसमें चाहे वो गौ कशी को लेकर जो तमाम तरह का विजिलेंटी ग्रुप, यानी वो लोग जो कहते हैं कि हम गौ हत्या को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम गौ रक्षा कर रहे हैं, वो लोग जिस तरह से मुसलमानों की हत्याएं कर रहे हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं, इसके अलावा ये जो गुंडा एलिमेंट्स अभी तक हुआ करते थे, ये कानून के दायरे के बाहर जाके इस तरह के काम किया करते थे। क्या अब सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या अब ये काम पुलिस और प्रशासन को सौंप दिया गया है कि वो कानून की आड़ में जो कानूनी और संवैधानिक ताकत उसे मिली हुई है, उसे प्रशासन की ताकत मिली हुई है, क्या उस ताकत का इस्तेमाल करके अब इस तरीके से ज़मींदोज़ कर रहा है मुसलमानों को, उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके कारोबार को, उनकी ज़िंदगियों को, उनके अधिकार, उनकी आज़ादियों को। अब आप पूछेंगे कि अब ये सब कुछ हो रहा है तो विपक्ष क्या कर रहा है? अब विपक्ष में भी आप देखिए कि जब ये यूपीएस को लेकर, ये जो पेंशन नई स्कीम थी, इसको लेकर तमाम अलग अलग पार्टियों के खूब ज़ोरदार बयान आए। इसमें आम आदमी पार्टी का भी मैं बयान देख रही थी जिसमें उनके नेता ये कह रहे हैं कि देखिए अभी आप सिर्फ, ये तो अभी शुरुआत है, अभी अग्निवीर स्कीम को भी वापस लिया जाएगा। तमाम तरह से इस बात को कहा जा रहा है कि ये यूपीएस जो है इसमें यू टर्न की सरकार है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इस पूरे मामले में आप ये देखिए, प्रियंका गांधी का बयान मैं आपको सबसे पहले सुनवा देती हूँ। वो कह रही हैं अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध, उसकी सज़ा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सज़ा देना, उसके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढा देना, ये न्याय नहीं है, ये बर्बरता है, अन्याय की पराकाष्ठा है। आगे बढ़ती हैं, कहती हैं कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फ़र्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना ही देश का। बुलडोज़र न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा, अपने ही मैं कहूँगी उसूलों और संविधान और लोकतंत्र, कानून का दायरा, ये सब कुछ पाठ पढ़ाने की बहुत अच्छी कोशिश की प्रियंका गांधी वाड्रा ने। लेकिन क्या आपने इसमें शहजाद अली सुना? क्या आपने इसमें मध्य प्रदेश सुना? आपने इसमें छतरपुर सुना? आपने इसमें मुसलमान नाम का शब्द सुना? आपने ये सुना कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ज़िले के उपाध्यक्ष रह चुके हैं? ये तमाम डिटेल्स मिसिंग हैं। यानी प्रियंका गांधी का ये ट्वीट किसी भी बुलडोज़र चलने पे, किसी के भी घर पे, दुकान पे, इस ट्वीट को हम सामने रख सकते हैं और कहते हैं कि इसी बात पे कह रही हैं ये।
यह सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने ही लीडर, अपने ही नेता, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस पार्टी है, क्या कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है? क्या उनके वर्कर्स नहीं है? क्या उनके लीडर्स नहीं है? क्या उन्होंने बंद कर दिया है जो मध्य प्रदेश की अपनी यूनिट है उसको? क्यों लोग वहां उतरकर सड़क पे नहीं आए? क्यों उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन नहीं दिया? क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री से जाके मुलाकात नहीं की? क्यों उन्होंने वहां मध्य प्रदेश की ही अदालत में, क्यों उन्होंने वहां पर कोई गुहार नहीं लगाई? अपने ही नेता को डिसओन किया जा रहा है, अपने ही नेता के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं हो रही है ये पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप ये सोचिए एक जरा से लम्हे के लिए कि अगर इस पर इतना शोर मचाती कांग्रेस पार्टी, अपने लीडर, मैं तो कह रही हूँ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए मुसलमान, हिंदू या सिख ईसाई, अपने ही नेता, और वो भी कद्दावर नेता उस जिले का, अगर उसके लिए ही नहीं खड़ी हो रही है ये पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको इस तबके ने दिल खोल के, बाहें खोल के वोट दिया है, वो पॉलिटिकल पार्टी, और नहीं भी वोट देते तब भी ऑपोजिशन का ये धर्म बनता है कि जहां नाइंसाफ़ी हो रही हो वहां उसी तरह से नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठाई जाए जिससे उस तबके को कुछ ना कुछ राहत, कुछ ना कुछ हौसला हो। अब यहाँ ये तो प्रियंका गांधी की बात रही, इसके बाद आ जाते हैं अब मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बात सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी का घर तोड़ना और उसके परिवार को बेघर कर देना ये गैर इंसानी है और नाइंसाफ़ी है। ये मैं अंग्रेज़ी का जो उनका ट्वीट है उसका तर्जुमा करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कह रहे हैं कि इस तरह से लगातार जो निशाने पर अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, ये बहुत परेशान करने वाला है। और इस तरह की जो एक्शन है उसका हमारे समाज में, वो समाज जो कानून के राज से चलता हो, उसमें कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस तरह से संविधान को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बुलडोज़र जो है वो आम नागरिकों के मन में बुलडोज़र से डर पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जिस तरह की अराजकता है वो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं। और स्टेट स्पॉन्सर्ड कोर्जन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सवाल होता है, फिर वही मैं सवाल पूछूंगी, वही एक मासूम सा बेवकूफ़ी भरा सवाल कि देखिए इसमें शहजाद अली नहीं थे, इसमें मुसलमान नहीं थे, इसमें इस केस की कोई भी डिटेल नहीं है। अब यहाँ पर जब ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं तो अल्पसंख्यकों पे हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सिखों पे हमला हो रहा हो तो आप सिख कहिए, जब ईसाइयों पे हमला हो रहा हो तो आप ईसाई कहिए, दलितों पे हमला हो रहा हो तो आप दलित कहिए, आदिवासी पे हमला हो रहा हो तो आप आदिवासी कहिए, लेकिन जब मुसलमानों पे हमला हो रहा हो तो आप मुसलमान भी कहिए। यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का डर है, ये किस तरह का खौफ है, ये किस तरह की बुज़दिली है जो हमारे ऑपोजिशन के बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं को ये नाम मुंह से निकालने की इजाज़त नहीं देती। अब ये रह गए बिल्कुल गिने चुने नेता, अब राज्यसभा के मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के, इमरान प्रतापगढ़ी। इनका ट्वीट आया है जिसमें बाकायदा वो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो टैग भी कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के उनको, और ये कह रहे हैं कि छतरपुर के मामले में ये कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल ये है कि चिन्हित करके छतरपुर में सिर्फ आरोप लगाकर मुसलमानों का घर और गाड़ियां तोड़ना, क्या ये कानून सम्मत है? सीधे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, किसी जांच पड़ताल में उन्हें बाजार में परेड कराई जा रही है, पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे लगवा रही है, क्या ये कानून सम्मत है? कलेक्टर ने जिस घर को मौखिक तौर पे अवैध बता दिया, क्या आनन फानन में उसे बुलडोज कर देना ये कानून सम्मत है? फिर वो हाजी शहजाद का नाम भी लेते हैं और कहते हैं हाजी शहजाद ने मीडिया को बयान जारी करके ये कहा है कि ज्ञापन देने के मामले में खुद उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे वो, जिनके खिलाफ साजिश की गई। ऐसे में अपने राज्य के एक नागरिक की बात ना सुनना और उसको अपराधी घोषित करके उसका घर, गाड़ियां सब तोड़ देना, क्या ये कानून सम्मत है? तमाम सवालों के साथ साथ क्या मुख्यमंत्री द्वारा एक पक्षीय भाषा बोलना कानून सम्मत है? ये पूरी तरीके से मैं कहूँगी इन्होंने इस केस को भी एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने शहजाद अली का नाम भी लिया, उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन ये हिम्मत ऑपोजिशन में नहीं। अब यहाँ सवाल ये सीधे तौर पे पैदा हो रहा है कि ऑपोजिशन तो जो कर रहा है वो कर रहा है। मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय, जब हर जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसाफ की तमाम उम्मीद और जो लॉ है वो बुझने लगती है, तो भारत का सबसे कमज़ोर नागरिक सबसे ऊंची अदालत की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा। क्या भारत के नागरिक आज उम्मीद कर सकते हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट से कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएगी
और इस बुलडोजर के कुचक्र और नाइंसाफी से आज़ादी दिलाएगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।